इमेजिन करिए कि एक दिन के लिए आपके सारे राइट्स खत्म कर दिए जाएं, आपसे मजदूरी कराई जाए और ह्यूमिलिएट किया जाए, और आपको जगह जगह लिखा मिले डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आपका दम घुटने लगेगा, आप डिप्रेशन में जाने लगेंगे और आप बस एक ही चीज की मांग करेंगे, वो है आज़ादी। आज हम में से बहुत सारे लोग इस आज़ाद देश की इज्जत नहीं करते क्योंकि इसकी कीमत हमने नहीं चुकाई। केवल कुछ लीडर्स नहीं बल्कि लाखों लोग चुक गए, तब जाकर हमें अपना स्वाभिमान वापस मिला। आज थिंक इट के इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ अनसंग हीरोज की बात करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपनी आहुति दी। अहोम राज परिवार में जन्मे एक ऐसे महान लीडर जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवोल्ट शुरू किया। इनका नाम था गोमधर कोनबार। असम में जब बर्मीज ने इन्वेड किया तो ब्रिटिशर्स के लिए ये एक खतरा था। उन्होंने इस शर्त पर असम को इंटरवीन किया कि वो उसको रूल नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ यानदबू, जिसके तहत असम अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था। ब्रिटिशर्स ने लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली इतना एक्सप्लॉइट किया, तब गोमधर कोनबार ने एक विद्रोह शुरू किया और बिना भेदभाव के सबको संगठित कर ब्रिटिशर्स को असम के बाहर कर दिया। यू तीरथ सिंह सैनी ये अर्ली 19th सेंचुरी के वो रेवोल्यूशनरी हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी पर हार नहीं मानी। उस समय असम और बंगाल दोनों ही ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे और अपने फायदे के लिए वो इन्हें जोड़ते हुए फोर्सफुली एक रोड बनाना चाहते थे। ये सुन के शायद बहुत लोग जो सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत में डेवलपमेंट करके बहुत बड़ा एहसान किया, वो समझ पाएंगे कि वो एहसान भारतीयों पर नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए था। इन सेल्फिश ब्रिटिशर्स से धोखा मिलने पर तीरथ सिंह जी ने अपनी आर्मी के साथ 4 साल लगातार बिना सरेंडर के ब्रिटिशर्स से एंग्लो खासी वॉर लड़ी और इस वॉर में उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स भी यूज करी। जनवरी 1833 में उन्हें ढाका जेल भेज दिया गया और 2 साल बाद 17 जुलाई 1835 को उस जेल में ही आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो बलिदानी हो गए। (1857) की बात आती है तो बहुत से नाम याद आते हैं, लेकिन क्या आपने माता दीन वाल्मीकि का नाम सुना है? माता दीन बैरकपुर बंगाल में ब्रिटिश मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते थे। 1857 से पहले ब्रिटिश आर्मी में इनफील्ड राइफल के लिए नए कारतूस इंट्रोड्यूस किए गए। इन कारतूसों को राइफल में लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था और फिर एक खबर फैली कि कारतूस पर गाय और सुअर का मांस लगा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सोल्जर्स के लिए रिलीजियस बिलीफ के चलते ये एक बड़ा इशू था। कहा जाता है कि माता दीन ने एक दिन एक सिपाही से पानी मांगा। कास्ट की वजह से उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। तब माता दीन ने एक सवाल उठाया, अगर मेरे हाथ का पानी तुम्हारा धर्म खराब कर सकता है तो उस कारतूस को मुंह से काटने पर तुम्हारा धर्म खराब नहीं होगा। 1857 का अपराइजिंग एक दिन में नहीं बना था, उसके पीछे सालों का रिसेंटमेंट था, लेकिन माता दीन के एक सवाल ने उसे वो चिंगारी दी जो एक रेवोल्यूशन बन गई। हमारे अगले हीरो हैं वंचिनाथन, एक फियरलेस रेवोल्यूशनरी जिन्होंने VVS अय्यर साउथ के एक और बड़े रेवोल्यूशनरी के अंडर ट्रेनिंग ली। तिरुनेलवेली राइट्स 1908 के बाद नीलकंठ ब्रह्मचारी ने युवाओं को आह्वान किया कि वो भारत माता संगम से जुड़े, जहां ब्रिटिशर्स से लड़ने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते थे। उसी को वंचिनाथन ने भी ज्वाइन किया। इन्हें इनकी बहादुरी और देश प्रेम के लिए तो जाना ही जाता है, बट ही इज ऑल्सो नोन फॉर असैसिनेशन ऑफ रॉबर्ट ऐश, हु वाज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। ऐश ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को रिप्रेस किया और इसके फाउंडर V.O. चिदम्बरम पिल्लाई और एक और एक्टिविस्ट सुब्रमण्यम शिवा पर सेडिशन एक्ट लगाया। जब तिरुनेलवेली राइट्स हुए तो ऐश ने पुलिस को इंडियंस के अगेंस्ट वायलेंस यूज करने के ऑर्डर दिए और इंडियंस को जेल में बंद कर दिया। ये सब देखकर 25 साल के वंचिनाथन ने ऐश को मारने की जिम्मेदारी ली और उसे निभाया भी। ब्रिटिशर्स के हाथ ना आने के लिए उन्होंने खुद को भी गोली मार ली और ये दिखा दिया, जब देश और उसका स्वाभिमान स्वयं से बड़ा होता है तो व्यक्ति अपनी मृत्यु से भी नहीं डरता।
सिद्धू और कान्हू मुर्मू। मुर्मू सुनकर आपको भारत की करंट प्रेसिडेंट का नाम भी याद आया होगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस ट्राइब गोज वे बैक इन हिस्ट्री। दौर था 1858, जब इन दोनों संथाली भाइयों ने 50,000 से भी ज्यादा और संथालियों को एकजुट करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था। एक तरफ ब्रिटिशर्स गन्स और आर्टिलरी यूज कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे लोग तीर कमान से लड़ रहे थे, पर फिर भी अंग्रेज इनके आगे नहीं टिक पाए। इनके इस इनिशिएटिव के कारण ही 1876 में संथल परगना टेनेंसी एक्ट पास हुआ था, which made the transfer of land from Santhals to non-Santhal और outsider illegal। इस तरह उन्होंने बहुत मुश्किलों के बाद भी ब्रिटिशर्स के आगे घुटने नहीं मोड़े और जीत हासिल करी। साल 1909, ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल लंदन, और वहीं एक इंडियन यूथ डिसाइड करता है कि वह ब्रिटिश रूल के खिलाफ सिर्फ इंडिया में नहीं, इंग्लैंड की जमीन पर भी फाइट करेगा। उसका नाम था मदन लाल ढींगरा। उनका जन्म 1883 में अमृतसर की एक एफ्लुएंट फैमिली में हुआ। उनके फादर गवर्नमेंट के एक प्रोमिनेंट डॉक्टर थे, लेकिन यंग मदन लाल का माइंडसेट धीरे धीरे बदलने लगा। स्वदेशी मूवमेंट में भाग लेने के कारण उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया और फिर वे हायर स्टडीज के लिए लंदन चले गए। लंदन के इंडिया हाउस में उनका कॉन्टैक्ट हुआ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सर्कल से। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर जैसे फेमस रेवोल्यूशनरीज इसमें शुमार थे। इंडिया हाउस सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स का रेजिडेंस नहीं था, ये ब्रिटिश एम्पायर के हार्ट में इंडियन नेशनलिज्म का एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुका था। 1 जुलाई 1909, इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन। मदन लाल ढींगरा का सामना ब्रिटिश ऑफिशियल सर विलियम हटकर्जन वाइली से हुआ। ढींगरा ने उस पर फायरिंग की, वाइली की डेथ हो गई। ढींगरा इमीडिएटली अरेस्ट हो गए। वो भागे नहीं, उन्होंने अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की, मर्सी नहीं मांगी और 17 अगस्त 1909 को सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। मदन लाल ढींगरा की स्टोरी एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछती है, क्या आज हम अपने कंफर्ट और स्टेटस से ऊपर अपने देश को रख सकते हैं? भारत की आज़ादी में जितने महत्वपूर्ण हथियार रहे, उतना ही सहयोग कलम ने भी किया, और इन दोनों को साथ लेकर चले रामप्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने बंगाल के क्रांतिकारी शचेंद्र नाथ सान्याल और जदू गोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA एस्टैब्लिश किया। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिशर्स के हाथों से मुक्त कराना था। वे अपनी माँ से पैसे उधार लेते और किताबें लिखते, और उसे बेचकर जो धन आता उसे हथियार खरीदते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां भी उन्हीं की रचना का एक हिस्सा हैं। बिस्मिल 1925 के काकोरी कांड में शामिल थे, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और अन्य साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी खजाने को लूटने की योजना बनाई। इस लूट का उद्देश्य था ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार जुटाना और क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करना। लेकिन वे और उनके कुछ साथी पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में जब बिस्मिल को फांसी की सजा मिलने वाली थी, तो उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उन्होंने केवल ये कहा, अंग्रेजी शासन का सर्वनाश हो। हाइपो जादूना। जैसे हम आज छोटी छोटी बातों पर बढ़ जाते हैं, वैसे ही उस समय में भी नागा ट्राइब्स आपस में ही अलग हो रही थी, और इन नागा ट्राइब्स को एक करने का काम किया हाइपो जादूनांग ने। उन्होंने सभी नागाओं को इन्फ्लुएंस किया था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की अनजस्ट पॉलिसीज को फॉलो ना करें और उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इसके साथ साथ उन्होंने एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी काम किया था। लोगों को ब्रिटिश इम्पोज्ड हाई टैक्स चार्जेस देने से रोकने की इंस्पिरेशन भी हाइपो जादूनांग ने ही दी थी। ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट करने की बहुत कोशिश करी, और आखिरकार 1931 में 4 मणिपुरी ट्रेडर्स के मर्डर केस में फ्रेम करके 26 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। इनकी आज़ादी की कहानी से हमें ये सीखना ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि हम आपस में इतना बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम अपने दुश्मन को वो मौका दे देते हैं कि हमें काट सके। आज
हम दुश्मन से आजाद हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे डिफरेंसेस हमें आज भी बांट रहे हैं। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक ऐसी अपराइजिंग हुई जिसे सप्रेस करना ब्रिटिश फोर्सेस के लिए भी इजी नहीं था। ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसीज ने ट्राइबल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल राइट्स को हेविली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन, सब पर कॉलोनियल कंट्रोल बढ़ता गया और इसी रिसेंटमेंट के बीच अलूरी सीताराम राजू ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच एक पावरफुल लीडर बनकर उभरे। 1922 राजू और उनके फॉलोअर्स ने ब्रिटिश पुलिस स्टेशंस पर अटैक लॉन्च किए। वेपन्स कैप्चर किए गए और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट चैलेंज दिया गया। लेकिन राजू की रियल स्ट्रेंथ गन्स नहीं थी, जंगल था। वे फॉरेस्ट और हिल को इतनी अच्छी तरह जानते थे कि ब्रिटिश फोर्सेस के लिए उन्हें ट्रैक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया और यह एक क्लासिक गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रगल बन गया। ऑलमोस्ट 2 साल तक ब्रिटिश फोर्सेस उनका पीछा करती रहीं, लेकिन 1924 में राजू को कैप्चर कर लिया गया। 7 मई 1924 ब्रिटिशर्स ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन उनका नाम नहीं मिटा पाए। ट्राइबल कम्युनिटीज ने उन्हें नाम दिया मन्यम वीरुडू, द हीरो ऑफ द जंगल्स। राजू की फाइट सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थी, इट वॉज अ फाइट फॉर जल, जंगल, जमीन, और इसी वजह से उनकी लेगेसी आज भी ट्राइबल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉमरेड धनवंतरी, काला पानी सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहले किसका नाम आता है? वीर सावरकर जी। पर क्या आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते कश्मीर के कॉमरेड धनवंतरी जी ने अपने जीवन के 10 साल सेल्युलर जेल में काला पानी की सजा काटी थी। 17 दिसंबर 1929 में सॉन्डर्स की मौत के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। 1 महीने के टॉर्चर के बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें छोड़ दिया, पर उनके अंदर तो आजादी की लौ जल रही थी। इसलिए वो रुके नहीं और भगत सिंह के केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उन्होंने गोली मार दी, पर वो मरा नहीं। लेकिन फिर भी इसके बाद उन्हें काला पानी की सजा हुई और हम सब जानते हैं कि ये सजा कितनी क्रूअल थी। इस क्रूअल्टी के खिलाफ सेल्युलर जेल में रहते हुए कॉमरेड धनवंतरी जी ने 61 डेज की हंगर स्ट्राइक करी और अल्टीमेटली सेल्युलर जेल के सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वापस मेनलैंड भेज दिया गया। ये सब उनकी अटूट हिम्मत का ही नतीजा था। भारत की आजादी के बाद वो जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइजर भी बने। भारत की आज़ादी में स्त्रियों ने एक अहम भूमिका निभाई, चाहे पीछे रहकर सपोर्ट करना हो या फ्रंट पर रहकर फाइट करनी हो, दोनों ही जगह वो पीछे नहीं हटी। ऐसी ही थी चिटागोंग में जन्मी प्रीतिलता वाडेकर, जो रानी झांसी रेजिमेंट से इंस्पायर्ड थी। बड़े होकर वो मास्टर दास सूर्यसेन के रेवोल्यूशनरी ग्रुप का हिस्सा बनी। 21 साल में एक स्कूल टीचर की जॉब करते हुए वो पहली महिला बनी जिन्होंने कॉलोनियल रूल के खिलाफ आर्म्ड अटैक को लीड किया। शी ऑल्सो लेड अ ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज टू अटैक द पहाड़तली यूरोपियन क्लब, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस मिशन के दौरान प्रीतिलता घायल हो गईं, लेकिन उन्हें सरेंडर करना मंजूर नहीं था और उन्होंने साइनेट पीकर अपने प्राण त्याग दिए। अब साल आता है 1930। एक स्कूल टीचर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा चैलेंज देता है जो आज भी रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक आइकॉनिक एपिसोड है। नाम था सूर्यसेन, मास्टर दा। बंगाल के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से सूर्यसेन कनेक्टेड थे। अनुशीलन समिति से जुड़े हुए सूर्यसेन इसकी आइडियोलॉजिकल लिटरेचर में स्वामी विवेकानंद जी की राइटिंग से बहुत प्रभावित थे। 1930 में उन्होंने यंग रेवोल्यूशनरीज को ऑर्गेनाइज किया। उनका एम सिर्फ आइसोलेटेड अटैक्स करना नहीं था, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कम्युनिकेशन और आर्म्स नेटवर्क को डिस्टर्ब करके एक लार्जर अपराइजिंग क्रिएट करना चाहते थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन और अराउंड 65 रेवोल्यूशनरीज ने चिटागोंग में ब्रिटिश पुलिस और ऑक्सिलरी फोर्स के आर्मरीज को टारगेट किया। टेलीफोन लाइंस, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन, रेलवे कनेक्शंस सबको डिस्टर्ब करने की प्लानिंग थी। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, चिटागोंग को ब्रिटिश कंट्रोल से टेम्परेरीली आइसोलेट करना। रेवोल्यूशनरीज ने आर्मरीज को कैप्चर किया, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब किया और फिर वहां इंडियन नेशनल फ्लैग फहराया गया।
ब्रिटिश अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज किया गया, लेकिन ब्रिटिश काउंटर अटैक इनएविटेबल था। 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद हिल्स में बैटल हुई। सेवरल यंग रेवोल्यूशनरीज वर किल्ड, लेकिन सूर्य सेन एस्केप कर गए और फिर शुरू हुआ अंडरग्राउंड गुरिल्ला रेजिस्टेंस। 1933 में सूर्य सेन को कैप्चर कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को मास्टर दा को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एक स्कूल टीचर ने ये प्रूव कर दिया कि रेवोल्यूशन के लिए यूनिफॉर्म जरूरी नहीं होती। कभी कभी एक एम्पायर तक को चैलेंज करने के लिए एक आइडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन और कुछ फियरलेस यूथ ही काफी होते हैं। आज हम बहुत गर्व से कहते हैं जय हिंद, पर क्या आपको पता है कि नारा किसने दिया था? नेताजी के साथ उनकी परछाई की तरह एक लंबे समय तक रहे आबिद हसन सफरानी ने। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने देश के लिए आज़ाद हिंद फौज की गांधी ब्रिगेड में एज कमांडर अपना योगदान दिया। जब नेताजी जर्मनी से जापान जाते हुए 90 डेज के लिए सबमरीन में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें अकंपनी करने वाले सफरानी ही थे। उनकी समझदारी और देश प्रेम को बहुत से लोग पसंद करते थे। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी ने उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने एज डिप्लोमैट चाइना, इजिप्ट, इराक, सीरिया और डेनमार्क में अपनी सर्विसेज दी और 1969 में वो रिटायर हो गए। If I had more lives than one, it would have been a great honor to sacrifice each of them for my country. ये कहा था 19 साल के करतार सिंह सराफ ने जब ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी की सजा सुना रही थी। 1912 में 16 साल के करतार सिंह सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं। वो अमेरिका पढ़ने गए थे, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि इंडियंस को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है और उनके माइंड में एक सवाल उठा, आखिर इंडियंस को इंफीरियर क्यों समझा जाता है? जवाब मिला, क्योंकि भारत खुद गुलाम था। 1913 में वो गदर मूवमेंट से जुड़ गए और गदर न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्टिवली काम किया। फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। गदर रेवोल्यूशनरीज ने डिसाइड किया ये वक्त है इंडिया में आर्म्ड रिवोल्ट का, और करतार सिंह सिर्फ 18 साल की उम्र में अमेरिका की सेफ्टी छोड़कर इंडिया वापस आ गए। पंजाब में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंडियन सोल्जर्स को रिवोल्ट के लिए ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। प्लान था 21 फरवरी 1915 को एक मैसिव मिलिट्री अपराइजिंग, लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कॉन्स्पिरेसी की इंफॉर्मेशन मिल गई। रिवोल्ट शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। करतार सिंह के पास मौका था भाग जाने का, लेकिन उन्होंने पंजाब में रहकर रेवोल्यूशन को रिवाइव करने का डिसीजन लिया। लेकिन एक हिंदुस्तानी के टिप ऑफ की वजह से सराफ अरेस्ट हो गए। ट्रायल हुआ और 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उम्र सिर्फ 19 साल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सराफ की रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ने एक और यंग रेवोल्यूशनरी को डीपली इंस्पायर किया, भगत सिंह। करतार सिंह सराफ की जिंदगी छोटी थी, लेकिन उन्होंने एक जनरेशन को ये सिखा दिया कि आजादी के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। 1964 का एक देशभक्ति गाना है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन आयरनी देखिए, आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज में अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट की फांसी पर स्टूडेंट्स आज़ादी का एक दूसरा गीत गाते हैं, जो देशद्रोही गीत है। एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने तो हाल ही में ये भी कहा, सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सांस लेने की जगह दी और मुसलमानों को शायद लगने लगा कि शायद इस मनहूस देश में हमारे लिए भी कोई। पहली बात तो ये देश मनहूस नहीं, ये सबसे प्यारा और सबसे सुंदर देश भारत है। और दूसरी बात, भारत किसी एक धर्म का देश नहीं। आज थिंक इट के एपिसोड में आपने देखा कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और कई पंथों के लोगों ने बलिदान किए हैं। जिस देशभक्ति गीत का मैंने अभी जिक्र भी किया, वो गीत शकील बदायूनी जी ने लिखा है। नौशाद जी ने उसे कंपोज किया है
और मोहम्मद रफ़ी जी ने उसे अपनी आवाज़ दी है। ये सभी मुसलमान हैं और देश प्रेमी मुसलमान हैं जो भारत को मनहूस नहीं मानते, पर इन प्रोफेसर के जैसे देशद्रोही लोग हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करते हैं और बच्चों को भी यही सिखाते हैं। ऐसे लोग आज़ादी की असल कीमत नहीं समझते, पर हमें उम्मीद है कि थिंक इट के सभी व्यूअर्स इस आज़ादी की कीमत को समझेंगे। और अगली बार जब आप अपने बच्चे को विदेश भेजने का सोचें तो याद कीजिएगा 19 साल के उस करतार सिंह को। जब आपको विदेश को देखकर अपना देश खराब लगने लगे, याद कीजिएगा उस मदन लाल ढींगरा को। जब देश की प्रॉब्लम्स को देखकर आपको लगे कि मुझे इससे क्या मतलब, तो याद कीजिएगा उस कॉमरेड धनवंतरी को। और जब आपको कोई कहे योर लॉयल्टी लाइज इन सम अदर कंट्री, तो याद कीजिएगा उस आबिद हसन सफरानी को। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। टिल देन थिंक इट।